तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम 12th क्लास के पीएचई का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। बच्चों, मैं इस सैम्पल पेपर में आपको समझाऊंगा कि पर्टिकुलर आंसर क्या है और क्यों है। ठीक है, मतलब अगर आपके सामने देखिए सॉल्व सैम्पल पेपर है तो इस सॉल्व सैम्पल पेपर का कोई भी आंसर करेक्ट है तो वो क्यों है ये समझेंगे। तो सबसे पहले हमें पूछा जाएगा इस तरीके का एक क्वेश्चन, एक फिगर दे रखी होगी योगासन की कि योगासन की इस फिगर को पहचानिए। बच्चों, अगर आपको किसी भी डिसीज़ से रिलेटेड कि जैसे चाहे ओबिसिटी हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, इससे रिलेटेड अगर आपको आसन याद करने में डिफिकल्टी हो रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल करवा दूंगा, एक छोटी सी शॉर्ट बना दूंगा जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स होंगी। तो ये जो आसन है बच्चों, ये है वक्रासन। देखिए गौमुख आसन या अर्धमत्स्येंद्र में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हाथ ज़मीन पर है और ये वाला पैर स्ट्रेट है। अगर ये वाला पैर मुड़ जाता तो दिक्कत हो जाती मैप इस इमेज को फाइंड आउट करने में, फिगर आउट करने में है क्या। नंबर 2, ये कह रहा है कि न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन किस पर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है पहले वो समझते हैं। सेकंड लॉ कहता है F=ma। किसी भी मास पर अगर हम किसी भी तरीके का फोर्स लगाते हैं तो उस पर एक एक्सक्लरेशन जनरेट होता है, यानी स्पीड आ जाती है। तो ये किस पर नहीं करता, सिर्फ सॉफ्ट वॉल पे नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सॉफ्ट वॉल को जब आप फोर्स लगाओगे, प्रेशर डालोगे तो ये पिचक जाएगी, दबने लगेगी, ना कि कहीं भागेगी। यानी इसमें एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा, ये सिर्फ दबेगी, कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन जनरेट होगा। अगला है क्वेश्चन, कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो ज़रा देखिए, मैं आप समझाता हूँ आपको इस वीडियो का क्या कॉन्टेक्स्ट में आप वीडियो यूज़फुल है। अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर तो सामने दिख रहा है, लेकिन आपको भी कॉन्सेप्ट नहीं पता ना कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो पहले समझते हैं, ये हमारा दिल है। हाँ, ये वही दिल है जिसमें कोई दीदी रह रही है, छोड़ो उन दीदी को। ये हमारा दिल है जिसका काम है ब्लड पंप करना। ये एक बार इसने ब्लड पंप करा तो एक बीट में जितना भी ब्लड पंप करता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बीट में जितना भी ब्लड पंप किया जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। अब एक मिनट में ये दिल कितनी बार धड़कता है इसे बोलते हैं हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट। एक बीट में इसने जितनी वॉल्यूम आउट करी वो हो गई इसकी स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक मिनट में जितनी बार ये धड़केगा वो हो गया इसका हार्ट रेट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मान के चलो 50 बार धड़का और हर धड़कन में 10 ml निकाला, तो हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाई स्ट्रोक वॉल्यूम कर देंगे, सीधे सीधे कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट किसे बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट दिल के द्वारा एक मिनट में पंप किए गए ब्लड की मात्रा को बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में कन्फ्यूज मत होइएगा। स्ट्रोक एक बार दिल का धड़कना स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मिनट वॉक टेस्ट डिज़ाइन किया गया है सीनेट के लिए। तो कि क्या टेस्ट करता है? 6 मिनट है, तो इसमें क्या होता है, एक जो कोई भी एल्डर व्यक्ति होगा वो 6 मिनट तक चलेंगे। ठीक है, 6 मिनट तक चलेंगे कंटिन्यू। तो इससे क्या देखते हैं कि वो कितने फंक्शनल है, तो उनकी फंक्शनल फिटनेस को देखा जाता है, इसका मेंटल से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रोसीजर है बहुत अच्छा है ताकि जो स्ट्रॉन्गर टीम्स है, स्ट्रिंगर लिखा गया है, स्ट्रॉन्गर टीम्स है वो इनिशियल स्टेज में आपस में कॉम्पीट ना करें। तो बच्चों ज़रा देखो, ज़रा ध्यान से समझो, जब भी कोई नॉकआउट का फिक्सचर बनाया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो अच्छी टीमें हैं वो इनिशियल राउंड में ना लड़ जाए, क्योंकि अगर उनके आपस में शुरू में ही मैच हो गए तो उनमें से कोई एक ही तो जीत के आगे जाएगा। तो चाहे ये हारे या ये हारे, कोई भी अच्छी टीम हारी तो टूर्नामेंट में इंटरेस्ट लोगों का कम हो जाएगा। ऐसे में टूर्नामेंट नॉन इंटरेस्टिंग होगा और जितने भी स्पॉन्सर्स हो ना, एक नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखा जाता है कि ये दो टीम कभी भी एक दूसरे से शुरुआती लेवल पर ना लड़ें। इसको बोलते हैं सीडिंग मेथड। क्या बोलते हैं इसे? सीडिंग मेथड, याद रखिएगा। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ स्पेशल सीडिंग किसे बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल सीडिंग क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रिटार्डेड ग्रोथ है, रिकेट्स है, ऑस्टियोप्रोसिस है। देखो बच्चों, रिकेट्स और ऑस्टियोप्रोसिस हड्डियों की दिक्कत है, या तो कैल्शियम की वजह से होगी या विटामिन डी की वजह से होगी। इसमें किस चीज़ की कमी होती है? तो सीधा सा या तो कैल्शियम आंसर होगा या विटामिन डी आंसर होगा। तो आंसर पर आते हैं, दो जगह है इसमें। और वीकनेस ऑफ बॉडी मसल्स, बॉडी मसल तो कॉपर की वजह से होगा, सिंपल सा है। अब आंसर पर देखें, कैल्शियम एंड कॉपर, डी आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये एक फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी मुड़ती है, क्रैक होती है, लेकिन पूरी तरह टूटती नहीं है। तो बच्चों आप जैसे इमेज में देख रहे हो, ये हड्डी है, तो ये हड्डी जब मुड़ी तो मुड़ने की वजह से इस पर दरार पड़ गई, जिसको हम कहते हैं बाल आना। ठीक है, तो इसे हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। इसमें हड्डी देखो पूरी टूटी तो नहीं है ना, सिर्फ दरार पड़ी है, तो इसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मेथड है जो ट्रेनिंग में एंड्योरेंस को बढ़ावा नहीं देता? तो पहले समझते हैं एंड्योरेंस क्या होता है। एंड्योरेंस का मतलब है हम किसी भी कार्य को कितनी देर तक कर सकते हैं, या किसी रेसिस्टेंस के विरोध में कितनी देर तक काम कर सकते हैं, इसी को एंड्योरेंस कहते हैं। एंड्योरेंस बढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कंटिन्यूस मेथड, इसमें ट्रेनिंग कंटिन्यू कराई जाती है ताकि एंड्योरेंस बढ़ाया जा सके। दूसरा इंटरवल मेथड, पहले ट्रेनिंग कराई जाएगी फिर रेस्ट दिया जाएगा, फिर ट्रेनिंग कराई जाएगी फिर रेस्ट दिया जाएगा, इंटरवल मेथड कहलाता है। इसी तरीके से फार्टलेक मेथड में कंटिन्यू एक्सरसाइज कराई जाती है अलग अलग
अलग, इंटेंसिटी अलग अलग होती है और इससे भी एंड्योरेंस क्रिएट होता है। लेकिन पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच से फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, ना कि एंड्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का। असर्शन रीजनिंग में असर्शन कह रहा है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। बिल्कुल सही बात है, स्कर्वी होता है। कह रहा है कि प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स की तरह हम लोग विटामिन सी नहीं बना सकते, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ये नहीं बता रहा कि विटामिन सी से स्कर्वी क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी की बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कंसोलेशन टूर्नामेंट्स। कंसोलेशन टूर्नामेंट क्या होते हैं? देखो आंसर में तो आपको पता है नॉकआउट टूर्नामेंट का पार्ट है, लेकिन होते क्या पहले ये तो जाने। तो क्या होता है जब भी कोई नॉकआउट टूर्नामेंट होता है तो उसमें क्या ये टीम्स है, मान के चलो ये सारी टीम्स हैं, ये आपस में लड़ेंगी एक एक मैच और बाहर हो जाएंगी। अब बाहर हो जाएंगी, इन्होंने एंट्री फीस पे करी होगी या कुछ भी ऐसा लगेगा कि यार टूर्नामेंट तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, स्पॉन्सरशिप को उतना पैसा वापस रिटर्न नहीं मिला, उतना एड क्रिएट नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी कुछ टीम्स जो शुरू में बाहर निकल जाती हैं या जैसे जैसे बाहर निकलती जाती हैं उन्हें कंसोलेशन प्राइज दिया जाए, तो उनके लिए एक अलग से टूर्नामेंट करा दिया जाता है कि बाहर हो गई, चलो आप आपस में मैच खेलो। तो इस टूर्नामेंट को बोलते हैं कंसोलेशन टूर्नामेंट। ठीक है, मेन टूर्नामेंट नहीं है, ऐसी टीम जो हारती जाती हैं वो कंसोलेशन टूर्नामेंट खेलती हैं। तो ये नॉकआउट का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो नए कॉन्सेप्ट्स नए आइडियाज सीखने के लिए है, तो कौन व्यक्ति नए आइडिया सीखेगा? जो खुला हुआ होगा। अब ये बिग 5 थ्योरी है, मैंने आपको मेरे चैनल पे जाओ जल्दी से एक वीडियो देखो कि समुद्र से गहरी है ओशन, मतलब ओशन से गहरी है ये थ्योरी। तो ओशन 5 तरीके की पर्सनैलिटीज है, OCEAN। ठीक है, तो इसमें ओपननेस, ठीक है, ओ से होता है ओपननेस। तो ओपननेस में ही कोई व्यक्ति नई नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहता है, नए आइडियाज़ को अपनाने के लिए तैयार होता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए तैयार रहता है। तो ये ओपननेस है। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखो ओ से ओपननेस हो गया, ओशियन बताया था ना मैंने, ओशियन। सी से कंसाइंशियसनेस हो गया, ई से एक्सट्रोवर्जन हो गया, ए से एग्रीएबलनेस हो गया, एन से क्या रह गया आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आओ, एन से क्या होता है समझाओ। 12 इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट पेलाग्रा करता है? तो पेलाग्रा, देखो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स में सारे के सारे जो विटामिन हैं उनके शॉर्ट ट्रिक समझाइए कि उनके नाम को याद रखने के लिए। तो इसका आंसर होगा B2, यानी हम कहें तो राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से पेलाग्रा होता है। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2। ट्रिक है, एक बार में सुनोगे याद हो जाएंगे सारे नाम और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। तो एक बार जरूर देख लेना, आपको मैं ऊपर आई कार्ड में मेंशन कर दूंगा, आई कार्ड से देख लेना। नेक्स्ट है पहला पैरालंपिक कब हुआ था? पहला पैरालंपिक 1960 में कहाँ पर हुआ था? इटली के रोम में हुआ था। ठीक है, याद रखना ओलंपिक से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, जैसे पहली बार वुमेन कब खेली? तो 1900 में खेली। ठीक है, तो मोटो क्या रहा, किस देश में ऑर्गेनाइज हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बनेगा और करंट से भी बन सकता है। इस बार सबसे ज़्यादा मेडल्स किस देश ने जीते, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वो मेजर करता है स्पीड को और हाथों की मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन को? छोटे बच्चों में टेस्ट कराया जाता है, टैप प्लेटिंग टैप कराई जाती है, प्लेट्स पे टैप कराया जाता है, उसका है। ठीक है, बाकी सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी का होता है। 50 मीटर स्पीड टेस्ट स्पीड के लिए होता है। फ्लेमिंगो बैलेंस बॉडी बैलेंस के लिए होता है, जबकि सिर्फ प्लेट टेस्ट रह गया जिसमें हम स्पीड के साथ साथ अपने लिम्स के कोऑर्डिनेशन को भी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है कि जो कमेटीज़ हैं क्यों बनाई जाती हैं? गोल्स के लिए, टास्क को डिफाइन करने के लिए, प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसका मतलब सभी के लिए की जाती हैं। अगला लॉ ऑफ इनर्शिया, कोई भी चीज़ अपनी जिस पोजीशन में है वैसा ही रहना चाहती है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये इसका लेना देना इक्विस्ट्रियन से होता है, यानी सी से होता है। अब इक्विस्ट्रियन क्या है? आप सामने इमेज देखो, इसमें आपको एक घोड़े पे बैठा हुआ व्यक्ति दिख रहा है। होता क्या है, जैसे ही घोड़ा आगे की तरफ भागता है तो ऊपर बैठा हुआ राइडर पीछे की तरफ झुक जाता है, जैसे ही घोड़ा रुकता है वैसे ही ये व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। ये इसका जो झुकना ये बता रहा है कि कोई भी बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में रहना चाहती है, मूविंग है तो मूविंग में और रुकी हुई है तो रुकी हुई में, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम ना करे। अगला लॉ ऑफ एक्सक्लरेशन। एक्सक्लरेशन मतलब कोई चीज टकराई और अचानक से उसकी स्पीड बढ़ गई, तो ये होगा बेसबॉल का। बेसबॉल के बल्ले पे जैसे ही बॉल टकराती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब जो भी चीज मूविंग कंडीशन में वो बैलेंस बनाए रखी है अपना। ठीक है, तो जिम्नास्टिक में बहुत इस्तेमाल होता है और एक्शन एंड रिएक्शन हाई जंप में। हाई जंप में देखो आप फोटो में देख रहे होगे, जब ये हाई जंप करने वाला है तो बहुत जोरों से पैरों को, घुटनों को नीचे जमीन को प्रेस कर रहा है। जितनी तेजी से जमीन को प्रेस करेगा जमीन उतनी तेजी से इसके ऊपर थ्रस्ट लगाएगी, तो हाई जंप हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मैचिंग है। मैचिंग में देखिए आपको ये फिक्सचर की मैचिंग है और बहुत आसान मैचिंग है। एनबी का मतलब होता है नंबर ऑफ पाइज और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम्स। याद रखिए जब भी टीम का फिक्सचर बनता है नंबर ऑफ टीम्स का, तो अपर हाफ होता है और लोअर हाफ होता है। आसान ट्रिक बता रहा हूँ, अपर हाफ को एक टीम ज़्यादा मिलती है, लोअर हाफ को एक टीम कम मिलती है। अपर हाफ को एक बाई कम मिलता है क्योंकि टीम ज़्यादा मिल गई, तो बाई एक कम मिलेगा। लोअर हाफ को एक बाई ज़्यादा मिलता है। ठीक
ठीक है, अगर आपने ये ट्रिक समझ लिया आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। देखो 1/, कम है तो 1/, कम है किसको मिलेगा, लोअर हाफ को, चौथा हो जाएगा। अपर देखो एक टीम कम है, एक टीम सॉरी 1/, कम है तो बाई कम है, अपर हाफ का हो जाएगा, ठीक है, अपर हाफ का बाई हो जाएगा। एक टीम कम है तो लोअर हाफ की टीम हो जाएगी। 1/, ज़्यादा है तो लोअर हाफ का 1/, ज़्यादा होता है, और एक टीम ज़्यादा है अपर हाफ की एक टीम ज़्यादा होती है, ठीक है। आसानी से समझ लेना, फिर से ट्रिक देख लो कि अपर हाफ और लोअर हाफ, अपर हाफ को एक टीम ज़्यादा मिलती है, लोअर हाफ को एक टीम कम मिलती है। अगर अपर हाफ को टीम ज़्यादा मिली तो बाई 1 कम मिलेगा, लोअर हाफ को 1/, ज़्यादा मिलेगा। आसान सी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है न्यूटन का कौन सा लॉ है जो स्विमर्स पर लागू होता है। स्विमर्स पर लागू होने वाला, देखो जब भी कोई व्यक्ति स्विम करता है, आप फोटो में देखो, ये व्यक्ति स्विम करने के लिए पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा है, तब पानी से आगे की तरफ पुश कर रहा है, तो ये है थर्ड, एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं तीनों मोशंस याद करा देता हूँ आसानी से। एक बार एक बकरी खड़ी हुई थी गार्डन में और घास चुगे पड़ी थी, एक लड़का उसे देखा पड़ा था, बकरी चरे पड़ी थी, लड़का उसे देखा पड़ा था, बकरी मूव ही नहीं कर रही थी। लड़के को गुस्सा आया, लड़के ने बकरी में लात मारी, बकरी आगे को खिसक गई। बकरी को गुस्सा आया, बकरी ने भी लड़के की लात मार दी। तो बकरी जब खड़ी हुई थी तो फर्स्ट लॉ, एवरीबॉडी टेंड्स टू रिमेन इन इनिशियल पोजीशन जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो लड़के ने लात मार दी तो फोर्स लग गया, फोर्स लगेगा तो बकरी आगे बढ़ गई, यानी इसका मतलब हो गया F=ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। और बकरी ने भी लड़के के लात मार दी, एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ हो गए। सेक्शन नंबर बी पर आते हैं। सेक्शन नंबर बी देखते हैं, सजेस्ट एक्सरसाइज फॉर अ करेक्टिव मेजर फॉर क्यूरिंग लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होता है, लॉर्डोसिस में जो इस तरीके का होता है, पेट की तरफ से, एब्डोमेन की तरफ से कर्व ज़्यादा बन जाता है आगे की तरफ को, इधर की तरफ को पेट है, इधर की तरफ को बैक है, तो इधर की तरफ से कर्व आगे की तरफ निकल आता है, इसे लॉर्डोसिस बोलते हैं। कैसे ठीक करेंगे, प्रोन अवस्था में, यानी आपकी पीठ ऊपर की तरफ होगी और पेट नीचे की तरफ होगा। ऐसी कंडीशन में आप हल्के हल्के कर अपने जो हाथ हैं उन्हें अपने पेट के नीचे रखोगे, कंधे अपनी ज़मीन से टच रखोगे, चिन को सामने की तरफ रखोगे और अपने पैरों को हल्के हल्के कर पीछे की तरफ से ऊपर उठाओगे। पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसी प्रोन पोजीशन में लेटो, प्रोन पोजीशन में लेट कर आप बाकी पूरी बॉडी को तो सीधे रखोगे लेकिन अपने हेड को अब ऊपर की तरफ उठाओगे, अपने हाथ जमीन पर रखोगे, फ्लैट करके रखोगे और अपने सर की तरफ से ऊपर की तरफ को उठोगे। देखो ये कोबरा पोज नहीं है, कोबरा पोज में हम अपनी एल्बो भी सीधी करते हैं, यहाँ पर हमें 90 डिग्री बनाना नहीं है, यहाँ पर अपने हाथों को जमीन पर ही रखना है, सिर्फ अपने सर को उठाना है। और इस तरीके के एक्सरसाइज करते पर हम हमेशा याद रखना, कभी कोई फोल्डेबल टॉवल होती है, कोई पिलो होता है, उसको अपने पेट के नीचे लगा लेते हैं। तीसरा तरीका है, आप चेयर पे बैठोगे, देखो फोटो में देखना आप सामने, चेयर पे बैठोगे, अपने दोनों हाथों को बेंड कर नीचे फ्लोर पर टच करने की कोशिश करोगे और ऐसी कंडीशन में जो आपके दोनों हाथ होंगे वो नीज के बीच में होंगे, दोनों शोल्डर्स। अगला है 20th क्वेश्चन, 4 मेथड बताने फ्रिक्शन को रिमूव करने के। तो पहला, पॉलिश कर दो, किसी भी सरफेस पे पॉलिश कर दोगे तो वो चिकना हो जाएगा। दूसरा, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन क्या होता है बच्चों, जब भी कोई भी शेप बनाई जाती है तो उसकी इस तरीके से शेप बना देते हैं ताकि हवा यहाँ से टकराए नहीं और सीधे ऊपर की तरफ निकल जाए, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइनिंग कर देना। स्ट्रीम लाइनिंग की वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। तीसरा है बॉल बियरिंग्स। आपने देख रखी होगी बॉल बियरिंग को, इस तरीके की शेप होती है, इसमें बॉल्स लगी होती हैं जो कि इसमें फ्रिक्शन की स्पीड को कम कर देती हैं, ग्रीस लगा दिया जाता है और तेजी से चीज़ें बढ़ती हैं आगे को। और आखिरी हो गया शूज़ एंड स्पाइक्स। शूज़ में स्पाइक्स का इस्तेमाल भी इसलिए किया जाता है ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए जूते का ग्राउंड से टच करने वाला और फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि आपकी जो ग्रैंड मदर हैं उनको लग रहा है कि उनकी अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, वो अपने आपको टेस्ट करना चाह रही हैं, तो कौन सा टेस्ट कराओगे। देखो बेटा, ग्रैंड मदर है तो एल्डर वुमन है, एल्डर वुमन तो रिकली एंड जोन्स पे जाओगे, रिकली एंड जोन्स में पीठ खुजवाओ, स्क्रैच करते हैं। देखो आप इमेज में देखो, आप अपना एक हाथ, मतलब दादी का एक हाथ ऊपर की तरफ से जाएगा शोल्डर के पीछे, एक हाथ नीचे से जाएगा पीठ के पीछे और दोनों हाथ आपस में टच करने की कोशिश करेंगे। अगर टच कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वैल्यू आएगी 0। अगर टच नहीं कर पा रहे तो दोनों हाथों की मिडिल फिंगर्स के बीच की जितनी भी दूरी होगी उतना माइनस में वैल्यू आ जाएगी। और अगर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं तो जितना पोर्शन ओवरलैप कर रहा है उसे मेजर कर लिया जाएगा, उतनी वैल्यू प्लस में आ जाएगी और इस बेसिस पर हम अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट है इनमें से गोल सेटिंग क्या होता है। ठीक है, गोल सेटिंग क्या होता है, एनलिस्ट इट्स टाइप। तो गोल सेटिंग क्या होता है बेटा, जब भी कोई भी व्यक्ति होता है उसको गोल सेट कराया जाता है ताकि वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर उस गोल को अचीव कर सके। तो जब वो गोल अचीव करेगा तो वो मोटिवेट होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि उसको अचीव करना है, तो वो पूरे गेम में अपने आप को लेवल अप रखेगा। ये इमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता है। 3 तरीके से कराया जाता है। एक, आउटकम के गोल सेट कराए जाते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। दूसरा, कैसे आएगा, यानी क्या परफॉर्मेंस रहेगी और क्या प्रोसेस रहेगी। आउटकम गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स एंड प्रोसेस गोल्स।
अगला CWSN बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ की क्या ज़रूरत है। तो फिजिकल एक्टिविटी देखो, जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, अगर वो गेम खेलेंगे तो उनकी फिटनेस बढ़ेगी, उनका जो सोशल बिहेवियर है, क्योंकि वो फिर दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे ना, तो सोशल बिहेवियर भी डेवलप होगा, उनकी मसल का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाएगा और उनकी जो मोटर स्किल्स हैं, यानी उनकी जो बॉडी मूवमेंट करने की जो स्किल्स हैं, वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। अब कोई भी जब प्लेयर होता है, जब वो कोई गेम खेलता है, तो खुद से टॉक क्यों करता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आपने देखा होगा विराट कोहली है, फील्डिंग कर रहा है, खुद से बात कर रहा होता है, या बाकी दूसरे प्लेयर्स खुद को बोल रहे होते हैं कुछ करने के लिए, ऐसा क्यों करते हैं। तो इससे उनका फोकस इंप्रूव होता है, वो अपने ब्रेन को शांत और बैलेंस रख पाते हैं, वो अपना पूरा फोकस उस स्पेसिफिक टास्क पर लगा पाते हैं जैसे उन्हें करना है, और किसी भी तरीके की नेगेटिव थिंकिंग को बच पाते हैं और पॉजिटिव मैसेज अपने ब्रेन तक पहुँचा पाते हैं। सेक्शन सी, इनमें से जो न्यूटन का लॉ है उसके दो गेम्स बताने हैं जहाँ पे न्यूटन का लॉ लागू होता हो। तो न्यूटन के दो लॉ के बारे में बात करते हैं। तो पहला लॉ मैंने आपको बताया था, बकरी खड़ी है खा रही है, तो जब भी कोई बॉडी अपनी एक्चुअल पोजीशन में रहना चाहती है तो उसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। किस किस गेम में लगता है, आप किसी भी गेम में लगा सकते हो। जैसे बॉल रखी हुई है तो जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक कोई उसे किक ना करे, तो फुटबॉल में लगेगा, ठीक ना। न्यूटन का सेकंड लॉ F=ma, क्रिकेट में लगता है जब बैट्समैन बॉल वो हिट करता है, वो फोर्स लगाता है, तो बॉल के मास में एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। बेसबॉल में जनरेट होता है, ठीक है, हर एक गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या होती हैं। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी जो बॉडी का जो एक्चुअल शेप है उसमें चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से हम डेली एक्टिविटीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, इसे पोस्चरल डिफॉर्मिटी कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हम ना प्रॉपर तरीके से वॉक कर पाएंगे, ना खड़े हो पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। और कुछ इंपॉर्टेंट पोस्चरल डिफॉर्मिटी में नॉकनी आता है। आपको नॉकनी का दूसरा साइंटिफिक नेम बताना है क्या होता है। फ्लैट फुट का साइंटिफिक नेम बताओ क्या होता है। बोलेग्स में दोनों घुटने अलग अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, इसका भी आप मुझे बताओगे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। लॉर्डोसिस में पेट की तरफ से आगे की तरफ कर्व बन जाता है, जैसे कि आपने बाघा भाई देख रखे होंगे तारक मेहता के उल्टे चश्मा में। और स्कॉलियोसिस में जो नोटोकॉर्ड होती है वो थोड़ा सा उसका कर्वेचर लेफ्ट या राइट साइड की तरफ बेंड हो जाता है, तो या तो सी शेप बनेगी या एस शेप बनेगी, ये इसलिए स्कॉलियोसिस कहलाता है। 3 इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में बताना है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। तो 3 इंपॉर्टेंट मिनरल्स में हम आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस पढ़ते हैं, आसान रहते हैं, वरना आप कॉपर पढ़ सकते हो, ठीक है, कोबालैमीन पढ़ सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। आयरन की बात करें, आयरन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। कैल्शियम हमारी बॉडी में हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत रखता है, ठीक है, दांत को, और हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन या हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। फॉस्फोरस का भी सेम काम है, हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखता है, ठीक है। अगला है सोर्सेज भी पूछे नहीं, सोर्सेज नहीं पूछे इसलिए ज़रूरी नहीं है सोर्सेज बताना। फिक्सर बनाना है 6 टीम का साइक्लिक मेथड से। तो साइक्लिक मेथड से फिक्सर देखते हैं कैसे बनता है। देखो बेटा, अगर 6 टीम है तो 6 एक इवन नंबर है, इवन नंबर में हमें बाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम देखेंगे कि राउंड रॉबिन में मैच कितने होंगे। देखो बेटा, राउंड रॉबिन में मैच निकालने का तरीका होता है टोटल टीम्स मल्टीप्लाई बाई उन टोटल टीम से एक कम डिवाइडेड बाई 2। तो 6 मल्टीप्लाई 6 - 1 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15 मैचेस होंगे टोटल, ठीक है। अगली चीज़ पर आते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है इसमें राउंड्स कितने होंगे। अगर ऑड टीम होती हैं तो जितनी टीम होती है उतने राउंड्स होते हैं, और इवन टीम्स होती हैं तो एक राउंड कम होता है, यानी 6 टीम है तो 5 राउंड्स होंगे। अब फिक्सर कैसे बनेगा, तो फिक्सर साइक्लिक पूछा गया है, तो साइक्लिक में आप क्या करो, एक टीम की जगह फिक्स कर दो 1, ठीक है, ये फिक्स रहेगी 1 की टीम, और बाकी 5 राउंड के लिए ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 5 राउंड हो गए ड्रॉ। अभी हमारे 5 राउंड्स ड्रॉ हो गए हैं। अब इन 5 राउंड्स में कैसे करेंगे अब हम सॉल्व, ठीक है। मैं वापस ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 की जगह फिक्स कर दी, तो यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ये हो गए इनके आपस के मैच। अब 1 की जगह तो हर बार फिक्स कर दो, 1 की जगह हर जगह फिक्स हो गई। अब क्या करोगे, जो इसकी साइकिल घुमा दो ऐसे कर कर, तो 2 नीचे चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा, इनके मैचेस हो गए। फिर से साइकिल घुमा दो ऐसे कर कर वापस, तो अब 6 नीचे चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, ये मैचेस हो गए। फिर से साइकिल घुमा दो, यहाँ पर 4 5 6 2 3, ठीक है, ये मैचेस हो गए। फिर से एक बार साइकिल घुमा दो ऐसे कर कर, तो 1 तो वहीं पर है, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 नीचे जाएगा, 5 लेफ्ट में, 6 ऊपर, 2, तो इस तरीके से हमारा फिक्सर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें डायनामिक फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई दो सरफेस आपस में एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन लगाते हैं अगर रिलेटिवली मोशन कर रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। यानी मान के चलो ये एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ये सरफेस है, ये बॉल रख देते हैं, बॉल इस सरफेस पर आगे की तरफ लुढ़क रही है या आगे की तरफ स्किड कर रही है, तो ये सरफेस बॉल पर लगाएगा मोशन फ्रिक्शन और बॉल सरफेस पर लगाएगी फ्रिक्शन। तो जब भी कोई दो सरफेसेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन करते हैं तो उनके बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को डायनेमिक फ्रिक्शन कहा
कहा जाता है। ये डायनेमिक फ्रिक्शन दो तरीके का हो सकता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी ये तो ये बॉल स्लाइड करती हुई जाए आगे की तरफ को, तो इसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं, जिसका इस्तेमाल आपने बचपन में बहुत करा होगा फर्श पर स्लिप मारने के लिए। आप भागते हुए जाते होगे और अपने पैरों को रोक लेते होगे और रपटते हुए आगे की तरफ गए, ठीक है। इसके अलावा दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, आपने ये भी इस्तेमाल करा होगा जब बचपन में छोटे थे, स्लाइड पर थे, स्लाइड पर लेट जाते थे और रोल होते हुए नीचे जाते थे। तो यहाँ पर जो भी दो सरफेस हैं उसमें एक सरफेस दूसरे सरफेस के अराउंड रोलिंग मोशन करता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन बनता है यहाँ पर। अगला है स्पीड को डिटरमाइन करने वाले फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में एक है रिएक्शन स्पीड, कि आप जो कोई भी स्टिमुलस यानी कोई भी तरीके का आपको बाहर से कोई संदेश आया तो आप उसके खिलाफ कितनी जल्दी रिएक्ट करते हो, ये आपकी रिएक्शन स्पीड। दूसरा मूवमेंट स्पीड, मूवमेंट स्पीड मतलब आप एक सिंगल मूवमेंट को कितने कम समय में कर सकते हो, ये होती है मूवमेंट स्पीड। और तीसरा एक्सक्लरेशन स्पीड, एक्सक्लरेशन स्पीड मतलब आप अपनी मैक्सिमम स्पीड को कितने कम टाइम में अचीव कर पा रहे हो, ये एक्सक्लरेशन स्पीड कहलाती है, ठीक है। जैसे आपने सुना था बाइक के बारे में, ये बाइक 60 किलोमीटर की स्पीड 10 सेकंड में भाग जाती है, तो एक्सक्लरेशन स्पीड कहलाती है। अब ये पिक्चर है, ये केस स्टडी, ऐसी वाली केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर ना कटवा दे, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 4 नंबर की केस स्टडी आएगी ये। इसको आदमी को पहचानते हैं, एक एल्डर ब्रदर है, अंकल हैं जो बैठे हुए हैं और खड़े हो रहे हैं। तो एल्डर हैं तो यानी रिकलियन जोन्स का हो गया, और रिकलियन जोन्स में ये हो गया चेयर टेस्ट, मतलब चेयर स्टैंड टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये पूछा कौन सा टेस्ट है, चेयर स्टैंड टेस्ट है। इसमें कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, 44 सेंटीमीटर ऊंची एक चेयर चाहिए बस, और एक स्टॉप वॉच चाहिए ताकि 30 सेकंड का टाइम को काउंट किया जा सके। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है उस व्यक्ति की पैरों की खासतौर पर या लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को जानना कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितने टाइम के लिए कराई जाती है। अगर कोई बुजुर्ग आदमी है तो ज़्यादा देर तो कराई नहीं जाएगी, सिर्फ 30 सेकंड्स कराई जाती है। अगला कह रहा है या तो चॉइस में बताओ कि इनमें से जो एवरेज रेंज है वो कितनी होगी 60 से। तो बेटा जब 60 से 64 ईयर का कोई व्यक्ति है तो 30 सेकंड में कितना बैठेगा, आधा बैठ पाएगा इससे ज़्यादा, यानी 15 बार। तो 14 से लेके 19 ये इसकी रेंज है, आधा मतलब लगभग 15। तो 15 से एक कम कर लो, 15 से 2-3 ऊपर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी केस स्टडी क्वेश्चन चल रहे हैं, बताओ ये किस चीज़ की इमेज है। तो बच्चों देखो ये इमेज है जॉय एंड हैप्पीनेस की, यानी जो बच्चे हैं वो आपस में बहुत खुश और हैप्पीनेस उनके बीच में फैली हुई है। तो इस लोगों का इस्तेमाल किसने करा, इसने का इस्तेमाल पैरालंपिक्स ने करा, ठीक है। पैरालंपिक्स ओलंपिक्स का ये लोगो है। इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है स्पिरिट एंड मोशन, यानी देखो बच्चे देख रहे हैं ना मोशन में घूम रहे हैं, तो इनके अंदर मोशन बना रहे, उसकी भावना बनी रहे, स्पिरिट एंड मोशन। कह रहा है 1965 तक इस गेम को किस नाम से जानते थे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे जल्दी से। अगला कह रहा है सेकंड पिक्चर ये गेम्स में किस ईयर में आफ्टर एवरी कितने ईयर्स में गेम कंडक्ट कराती है। तो ये जो इमेज है ये ओलंपिक्स पैरालंपिक्स ओलंपिक कमेटी की ही वो है इमेज, ये हर 4 साल में अपने गेम कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस इमेज पर आओ, ये तीसरी केस स्टडी, ये क्या चीज़ है। तो इसमें दोनों घुटने आपस में टकरा रहे हैं, तो ये हो गए नॉक नी, यानी एक घुटना दूसरे से कह रहा है नॉक नॉक कौन है भाई, तो नॉक कर रहे हैं तो नॉक नीज। तो डिफॉर्मिटी हो गई नॉक नी। 2 कॉजेज क्या है, 2 कॉजेज में देखो, एक हो सकता है मेल न्यूट्रिशन हो, दूसरा हो सकता है बच्चा बहुत भारी है, ठीक है, ओवरवेटेड है, ये भी हो सकता है, तीसरा उसकी जो मसल्स है वो कमजोर है, ये इनमें से कोई भी हो सकता है। अब करेक्टिव मीजर क्या है, कोई 2 करेक्टिव मीजर बता देते हैं। तो ऐसी कोई 2 एक्सरसाइज कर लो जिसमें घुटने एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जैसे गौमुखासन की जा सकती है, पद्मासन किया जा सकता है, घुड़सवारी की जा सकती है ना, ये सब इसके आंसर हो सकते हैं। इसको किस और नाम से जानते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइंटिफिक नेम है गेनू, गेनू मतलब घुटने, और एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो वैरम, ठीक है, गेनू वैरम, और एक दूसरे से दूर जाते डिस्टेंस बढ़ जाती तो वैरम के बीच में एक वर्ड और जुड़ जाता तो वो हो जाता बेलगम, ठीक है, गेनु वेलगम बन जाता है, अभी ये गेनु वैरम है। सेक्शन ई पर आते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या होती है, या 5 तरीके की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के बारे में बताइए। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एक व्यक्ति की वो एबिलिटी है जिसमें वो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ को कितने प्रॉपरली और कितने एफिशिएंटली कर पा रहा है, ये उसकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। 5 तरीके की आती हैं, आसानी से करते हैं तो ट्रिक बता देता हूँ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की, ताकि आप आसानी से कर लो। तो आसानी से कर लो तो ABCRR, ठीक है, ट्रिक बना लो ABCRR, क्लियर हो गया। अब ए से क्या होता है, ABCRR में आते हैं। सबसे पहले आंसर के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पे कपलिंग दे रखी है, तो कपलिंग का मतलब होता है कि हम अपने अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को कितना कोऑर्डिनेटिवली चला पा रहे हैं, सिंक्रोनाइजली चला पा रहे हैं, इसे कपलिंग एबिलिटी बोलते हैं। बी से होती है बैलेंस एबिलिटी, बैलेंस का मतलब है कि जब हम मूव कर रहे हैं तो हम अपनी बॉडी को कितना बैलेंस रख पा रहे हैं, या कहीं डिसबैलेंस की कंडीशन भी आ गई तब हम उस डिसबैलेंस से कितनी जल्दी बॉडी को बैलेंस कंडीशन में ले आते हैं, बैलेंस एक्टिविटी कहलाती है। आर से रिएक्शन एबिलिटी, कोई भी स्टिमुलस आया तो हमने कितनी जल्दी से उसके अगेंस्ट रिएक्ट करके दिखाया, ये रिएक्टिव आती है। ए से आती है अडेप्टिव एबिलिटी, अडेप्शन मतलब होता है बेटा जब भी कोई भी चीज एकदम से चेंज हो तो हम उसके उस चेंज के अकॉर्डिंग कितनी जल्दी से अपने मूवमेंट को बदल लेते हैं, ये अडेप्शन एबिलिटी कहलाती है। और इसके बाद आती है आर से
लास्ट रह गई है रिदम। रिदम एबिलिटी का मतलब होता है कि बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं वो कितने रिदमिक तरीके से हो रहे हैं। जैसे आप कभी स्विमर को देखोगे तैरते हुए तो कितने रिदम के साथ हाथ चला रहे होते हैं, है ना, एकदम। तो आप बॉडी के मूवमेंट्स हैं कितने रिदमिक तरीके से हो रहे हैं, ये रिदम एबिलिटी कहलाती है। तो 5 तरीके की हो गई एबिलिटीज। अब 4 पर्सनैलिटी कौन सी हैं, तो 4 पर्सनैलिटी क्लास के बच्चों से समझते हैं। ये टाइप ए वाले हो गए, क्लास के टॉपर बच्चे, यानी 90-95 वाले बच्चे, बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, हाई अचीवर होते हैं, टाइम को लेकर बड़ा सोच विचार रखते हैं, हर चीज़ समय पर करते हैं। अगर कोई बात हो जल्दी से टीचर से जाकर शिकायत कर देंगे, चुगलखोर तरीके के बच्चे हैं ये, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाएंगे, ये वो टाइप ए हैं। टाइप बी आते हैं, टाइप बी वो बच्चे हैं जो सबसे चिल मारने वाले बच्चे हैं। मतलब समझना ये 80% वाले बच्चे हैं, इन्हें पता है ज़िंदगी जीनी कैसे है। यानी क्लास में हमेशा शैतानी शोरगुल करते हुए मिलेंगे, आपस में दोस्ती आ रहे हो बात करते हुए मिलेंगे तो एक्सट्रोवर्ट है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेते, कल पेपर है आज खेल रहे होंगे। बिल्कुल भी समझना, ये अचीव करना तो चाहते हैं लेकिन बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव तरीके से नहीं, कहते हैं अरे हो जाएगा चिंता मत करो, कोई इस तरीके की भागदौड़ वाली नहीं है। अचीव भी कर लेंगे, जिंदगी में चीज़ें अचीव करते हैं, हर एक काम को बड़ा एंजॉय तरीके से करते हैं और आराम आराम से करते हैं। ठीक है, इनके काम में ज़्यादातर डिले देखने को मिलता है। और ये ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा आखिरी मोमेंट में काम करेंगे, कि आज नहीं पढ़ रहे कल पेपर है, रात को पढ़ेंगे पूरी रात। टाइप सी वाले कौन से होते हैं, अब टाइप सी वाले आ गए थोड़े से भोंदू टाइप के। ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादातर तो एक तो टीचर से पूछेंगे सर एक बार प्लीज़ फिर से बता दीजिए, समझ नहीं पाए। बार बार चीज़ों को, कोई चीज़ कैसे काम कर रही है उस पर बार बार बहुत ज़्यादा बार रिपीट करते हैं, बहुत टाइम देते हैं उस पर। अब इन्हें टीचर के सामने डाउट है, पूछते पे बड़ी शर्म सी आएगी, अरे मैं पूछूंगा तो लोगों को लगेगा मुझे कुछ नहीं आता है। तो बड़े इमोशंस को दबा के रखते हैं। इनके अंदर डिज़ायर्स तो होती हैं लेकिन ये बहुत असर्टिव नहीं होती हैं, ज़्यादातर किसी से बोलते नहीं हैं, इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, रिजर्व रहना पसंद करते हैं, डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं। और टाइप डी, अब ये आ गए टाइप डी वाले बच्चे। टाइप डी वाले ऐसे हैं जो हर चीज़ में कमी ढूंढ लेंगे, पैसिमिस्टिक है पूरी तरीके से। इन्हें जन्म भी मिला है तो ऊपर वाले से कोस के कहते हैं हे भगवान तूने कहाँ भेज दिया। ये पैसिमिस्टिक है, किसी भी तरीके का चेंज हुआ तो इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं आता, और ऐसे कैसे बदल गया भाई, ये कैसे बदल गया। इन्हें चेंजेस पसंद नहीं होते हैं, जिंदगी में एक ही तरीके का रूटीन फॉलो करेंगे पूरी जिंदगी, सुबह उठेंगे वही ब्रश वही पेस्ट, उतने टाइम पे लंच पैक, उतने टाइम पे स्कूल से सीधे घर, बात खत्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिस्ट करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, एडवेंचरस बिल्कुल नहीं होते, हमेशा रिजेक्शन का डर रहता है, डिप्रेशन में जिंदगी जीते हैं, कोई जिंदगी में स्वाद नहीं होता इनका, और जीवन भी बहुत लंबा नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताना है। तो मैंने आपको इनके नाम बता रखे हैं, ट्रिक में देख लीजिए। B1 हो गया थायमीन, B2 हो गया B2 इसमें बताया, ठीक है, B2 बता रखा है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 हो गया नाइसिन, विटामिन B6 हो गया पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 हो गया बायोटिन, विटामिन B12 हो गया कोवालेमिन। क्या काम करते हैं वो देख लेते हैं, काम की चीज़ आते हैं। थायमीन देखो मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, हर एक विटामिन में लगाया। कोई भी विटामिन बी का पार्ट हो तो उससे 2 चीज़ें आसानी से कर लेना, कि फूड से एनर्जी निकालने का काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, ये 2 चीज़ें किसी में लिख देना, ठीक है, और बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को बनाए रखता है। किसी भी विटामिन में लिख देना, सब में पेलाओ। विटामिन B1 में लिख दिया, विटामिन B6 में भी यही लिख देना, विटामिन B3 में भी ये लिख देना, विटामिन B2 में भी लिख देना, विटामिन B12 में भी लिख देना। ये 3 चीज़ तो कॉमन लिख दो किसी में भी। बाकी विटामिन B2 और क्या काम करता है, विटामिन B2 ना आपकी आँख को और आपकी स्किन को सही रखता है, ठीक है। विटामिन B3 काम करता है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव रखता है। विटामिन B6 क्या काम करता है, विटामिन B6 आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखता है, और विटामिन B12 आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनाने में काम में आता है, ठीक है। बाकी कॉमन तो मैंने बता दिया, और एक एक आप स्पेसिफिक लिख दो। कह रहा है रघु का एक वेयर हाउस है, वहाँ पर वो बहुत वजन उठाता है अपने बैक पर शोल्डर पर हर दिन, उसकी वजह से बेचारे की कर्व स्पाइन दिक्कत हो गई है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी। बताओ जब कोई व्यक्ति ज़्यादा वजन उठाता है ना कंधों पर, तो उसको हो जाती है काइफोसिस। काइफोसिस मतलब कूबड़, ये नोटोकॉर्ड पर ऐसे करके कूबड़ सा निकलाता है, तो इसे काइफोसिस बोलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ज़्यादा वजन उठाएगा या आगे की तरफ झुक के चलेगा तभी हो जाती है। डिफॉर्मिटी के कारण क्या क्या है, एक बंदा ढंग से खा नहीं रहा होगा, यानी बैलेंस डाइट नहीं होगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा, बीमार चल रहा होगा, उसको आगे झुक के चलने की आदत है, बहुत ज़्यादा वजन उठा रहा है, या शेपलेस कपड़े और बहुत ढीले कपड़े पहन रहा है। ठीक कैसे करोगे, फीट के बल लेट जाओ पोजीशन पर, अपने घुटनों को ऊपर की तरफ मोड़ो, और जो फीट हैं वो आपकी ज़मीन पर टच रहें, आर्म आपके सीधे रहेंगे, और इस पोजीशन में थोड़ी देर लेट जाओ। दूसरा, पेट के बल लेटो, अपने सर को ऊपर की तरफ उठाओ और अपने ट्रंक रीजन को ऊपर की तरफ उठाओ, और पेट के पोर्शन को नीचे दबे रहने दो, यानी आप अपने सर को ऊपर उठाओगे, अपने पैर को ऊपर उठाओगे। अगला है सिटिंग ऑन अ चेयर, चेयर पे बैठ जाओ, हाथों को होल्ड रखो फ्रॉम बिहाइंड द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पीछे की तरफ को, ताकि आपके जो शोल्डर्स हैं वो पुल्ड बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ को खींचें, सीधे होके बैठो और इस पोजीशन को होल्ड एंड रिलीज में रखो 4 से 5 मिनट के लिए। ये हो गया बच्चों हमारा पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक